बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वो बिल्कुल माइनर सी चीज़ें थी। उनका एक रीकैप आप लोगों को देता हूँ। हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ये चार म्यूचुअली रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक है इनका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब जैसे हम कहते हैं टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। वेरियस टेम्परेचर स्केल्स हैं, सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, जिसके ऊपर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन डिफरेंट स्केल्स में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये रहा टेम्परेचर। अब व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एग्जिस्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एग्जिस्ट करती है। यानी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जो फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो करेगी उसे क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ये देखें, ये बॉडी ए है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये बॉडी बी है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? ए से बी की तरफ। जिस बॉडी से हीट फ्लो करेगी तो क्योंकि वो कुछ लूज कर रही है तो हम उसको साइन कन्वेंशन अलॉट कर देंगे कि यहाँ से हीट निकल के गई है इसलिए इट इज नेगेटिव, इससे हीट लूज की है। जो बॉडी हीट गेन करेगी उसके लिए हीट का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हुआ करेगा। ठीक है, अब ये याद रखिए कि हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय बॉडी। कल एक स्टूडेंट ने कहा सर इट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। ये जब किसी सिस्टम के अंदर जाएगी ना तो ये इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट जस्ट एग्जिस्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। टेम्परेचर डिफरेंस खत्म, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी खत्म, बॉडी के अंदर गई तो ये इंटरनल एनर्जी या वर्क की फॉर्म में होगी। इसके लिए इसी वजह से हीट के लिए एक बड़ा फेमस सेंटेंस है और वो क्या है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट किसे कहते हैं? मोशन को कहते हैं। इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मोशन को कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब फ्लो हो रहा होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। ठीक है, यूनिट है इसका जूल। और फिर हमने हीट फ्लो की बेसिस पे डिफाइन किया थर्मल इक्विलिब्रियम को। थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नेट फ्लो ऑफ हीट क्या होता है? जीरो। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ कोई भी हीट फ्लो नहीं करती। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये कल का छोटा सा रिकैप है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वर्क, अच्छा वर्क यहाँ पे टोटली डिफरेंट चीज है। वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा अपने कॉलेजेस में कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। शुरू वहीं से करके हम एग्जैक्टली यही डेफिनेशन साबित कर देंगे कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? जिस चैप्टर में भी आप जाते हैं और जहां पे भी आप वर्क डिफाइन करते हैं उस चैप्टर की इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। वर्क की बेपनाह मैथमेटिकल फॉर्म्स बन जाती हैं। इसी वजह से आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में जाएंगे, वर्क की अलग मैथमेटिकल फॉर्म होगी। आप मैकेनिकल सिस्टम में जाएंगे, अलग मैथमेटिकल फॉर्म होगी। आप फ्लूइड्स में जाएंगे, अलग मैथमेटिकल फॉर्म होगी। क्योंकि इस चैप्टर में और चैप्टर 6 में हमने स्पेसिफिकली डील करना है फ्लूइड्स के साथ, इसलिए हमारे पास यहाँ पे वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है जरा आके देखते हैं। देखें, कंसीडर कीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट होती है h और एरिया होता है a। इसको मैंने अब 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया। अच्छा, इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक आइडियल गैस मौजूद है। ठीक है, और मैं इस आइडियल गैस को हीट अप कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? हीट इज गिवन टू द सिस्टम। जब सिस्टम को हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। अच्छा, इससे पहले सिस्टम के स्टेट को देखें जरा। हीट देने से पहले सिस्टम का ये स्टेट था कि सिस्टम का प्रेशर था P, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। ये प्रेशर उतना ही था जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इंटरनल एक्सटर्नल बराबर है प्रेशर, इसीलिए ये पिस्टन यहाँ पे स्टैटिक है। ये सिलेंडर का कैप मूव नहीं कर रहा अप एंड डाउन। जैसे ही मैंने उसको हीट दी तो अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ा तो अब हमने इस सिस्टम को मूवेबल पिस्टन था एक्सपेंड होने दिया। अब इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, और ये सिस्टम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वर्क डन करके ऊपर आता रहेगा। ये कब तक ऊपर आता रहेगा?
जब तक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम हो जाएंगे। जैसे ये दोनों प्रेशर सेम होंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ये पिस्टन वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आया तो क्या इसका एरिया चेंज हुआ? नो सर। नहीं, एरिया नीचे भी ए है, ऊपर भी ए है, लेकिन क्या चेंज हुई? हाइट। तो यहाँ पे फर्ज कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई कवर की है। इस पिस्टन ने जब वो यहाँ से यहाँ तक आया, इसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वॉल्यूम बेसिकली किसका प्रोडक्ट है? एरिया इनटू लेंथ या हाइट। ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे अगर चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है ना? यस सर। सो ये चेंज इन लेंथ था जिसको हमने y से शो किया था, चेंज इन y। तो अब हुआ क्या? देखें, मैंने कहा वर्क डन हुआ है, सिस्टम ने फोर्स लगाई है और डिस्प्लेसमेंट y कवर, डेल्टा y कवर किया है, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब देखें, प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट। सो फोर्स किसके बराबर होगी? प्रेशर इनटू एरिया के। तो अब आप इक्वेशन 2 से वैल्यू 1 में पुट करें, f की जगह पी ए ले आए, तो ये p, ये a इनटू डेल्टा y क्या बन गया? ऊपर क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। और नीचे साबित भी हो गया है कि वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज। अब थ्रू आउट द फ्लूइड डायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स हम यही डेफिनेशन यूज करेंगे। गॉट इट? यस सर। ओके, वैलिडिटी क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को। न्यूब्राल फोर्ट दर्द की गोली है, यस सर। पैनाडोल भी दर्द की गोली Yes, sir. है, फ्लाइजेल भी दर्द की गोली है। तो अब सर में दर्द हो तो फ्लाइजेल खा लूं? क्योंकि वो पेट के दर्द की गोली Yes, है। sir. मस्कुलर पेन हो तो मैं न्यूब्राल फोर्ट ले लूंगा। जैसे हर गोली हर दर्द के लिए नहीं होती, वैसे हर इक्वेशन हर किस्म के हालात में एप्लीकेबल नहीं होती। फिजिक्स स्टूडेंट्स की क्यों वीक रह जाती है? उसकी वजह ये होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज करनी है, किन हालात में यूज करनी है। जैसे अब ये इक्वेशन उसी वक्त वैलिड है जब प्रेशर कांस्टेंट रहे। द इक्वेशन इज वैलिड व्हेन द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर प्रेशर चेंज हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन यूज कर सकें? नो सर। फिर हल क्या है? इक्वेशन तो यूज करनी है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है, फिर हम उस प्रेशर को, वेरिएबल प्रेशर को कांस्टेंट प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे। और वो कांस्टेंट प्रेशर कौन सा होगा? एवरेज। जब भी कोई चीज चेंज हो रही हो तो हम Yes, किससे sir. हेल्प लेते हैं? एवरेज से। एवरेज। तो फिर हम एवरेज के पीछे चले जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. और ये इक्वेशन वैलिड है कब? जब आप फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक गैस और लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, वर्क डन अब किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन वॉल्यूम। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हटा देंगे तो इक्वलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी में। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है। अब डेल्टा वी किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज और वी एफ माइनस वी आई क्या है? Change- फाइनल वेलोसिटी माइनस No, sir. इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी आसानी से आप लोग धोखा हो जाते हैं। इट इज वॉल्यूम। यस सर। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। हंसो मत, कल तुम लोग भी धोखा हो गए थे, आज इन लोगों पे हंस रहे हो। ठीक है, सो इट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस। इनिशियल वॉल्यूम। अब वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर फाइनल इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से, ग्रेटर। जैसे मैंने लिखा 10 - 8 इज +2, यस तो सर। वर्क डन पॉजिटिव। अगर फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम सेम होंगे तो वर्क डन जीरो, हुआ ही नहीं। और अगर फाइनल कम है और इनिशियल, इसका मतलब फाइनल 6 है, इनिशियल 10 था, 6 - 10 इज -4, तो वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ जाना एक्सपेंशन को शो करता है। तो जब भी सिस्टम एक्सपेंड होगा वर्क डन इज पॉजिटिव। जब भी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा वर्क डन इज Negative. नेगेटिव। यूनिट क्या वर्क का? जूल। जूल। दैट्स इट, ये भी कवर हो गया। नेक्स्ट में आप आते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मोशन की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और बॉन्ड्स की वजह से उनके पास पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन दोनों एनर्जीज का सम हमें क्या देता है? इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय यू। इट इज अ सम ऑफ P एंड Ke, लेकिन Ke काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। एक एटम या मॉलिक्यूल के पास ये डिफरेंट किस्म की काइनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं। जैसे मॉलिक्यूल लेंगे ना तो बॉन्ड बना हुआ है, अबाउट द बॉन्ड लेंथ वाइब्रेट कर रहा होगा, अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रोटेट कर रहा होगा,
और पूरा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिशन करने के लिए स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा होगा, तो उसके पास ये तमाम एनर्जीज हो सकती हैं। साइन कन्वेंशन के अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव इंक्रीज होगी, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर के बढ़ जाने पर या सिस्टम के टेम्परेचर के कम हो जाने पर। यूनिट इसका भी क्या है? जोल, अच्छा, तीनों का यूनिट जोल है, हीट का भी, इंटरनल इंटरनल एनर्जी का भी, और इनमें रिलेशन भी तो फिर होगा, क्योंकि देखें मैंने कल भी आप लोगों को बताया था हम वर्क डन को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कभी किया है? वर्क को हीट में कभी कन्वर्ट किया नहीं? ये कौन करता है? ये आपने फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया, और ये Yes, वर्क sir. डन किस में कन्वर्ट हुआ? हीट में। समझ आएगी नहीं? यस सर, वर्क डन करके कभी सिस्टम की एनर्जी बढ़ाई है? यस आप ये जो सिलेंडर था इसी को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो आपने उस पर वर्क डन किया, यस सर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। कैसे ज्यादा होगी? जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन, ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है? टेम्परेचर ज्यादा, बढ़ गया हुआ है। समझ आएगी यस नहीं? सर, हीट देंगे तो सीधी सीधी बात है, आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यानी हीट देंगे तो एक ऑप्शन ये है कि आपने सिस्टम को हीट अप किया, तो आपने जो हीट दी वो किस में कन्वर्ट होगी? इंटरनल एनर्जी में। हमें कैसे पता चला कि हमने हीट दी तो वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है? टेम्परेचर बढ़ गया ना। वाटर रखा था रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हीट देते रहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी का बढ़ जाना है। अब जरा सी थोड़ी देर 10 मिनट पहले की बात सुने, मैंने क्या कहा था? टेम्परेचर, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इन सब की स्टडी क्या कहलाती है? इन सब के दरमियान रिलेशनशिप, इन सब के को रिलेट कैसे करना है, इनकी डिपेंडेंस एक दूसरे पर क्या है, इस सब की स्टडी कहाँ पर होगी? थर्मोडायनेमिक्स में होगी। समझ आई? यस सर, अच्छा, ये एविडेंट है कि हम वर्क डन करके सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और हम हीट दे के भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या वर्क में और हीट में कोई फर्क है? ऐसा लगेगा ना कि नहीं है, क्योंकि दोनों की आउटकम सेम है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके लिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड हीट। अच्छा, डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड हीट में यहाँ पे आप रिपोर्ट कर दें वर्क को, यहाँ पे आप मेंशन कर दें हीट को, ठीक है, और टेबुलेशन कर लेते हैं इनकी। हमने इनमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो ऐसा है कि कभी भी हमें थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन करना हो तो वर्क डन कब होता है? जब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो, जब सिस्टम ओवरऑल डिस्प्लेस हो। जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा था, सिलेंडर अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहा था, यस सर, तो वर्क इज डन व्हेन देयर इज सम ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ या ओवरऑल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो देखिए हम वर्क को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, यानी वर्क किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम नहीं, चेंज इन वॉल्यूम पे। वर्क किस पे डिपेंड करता है? Change in Change. volume. वॉल्यूम चेंज हो तो वर्क डन होगा, ठीक है। और हीट किस पे डिपेंड करती है? यस, टेम्परेचर नहीं, अगेन चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस पे, कि जिन दो बॉडीज के दरमियान हीट ने फ्लो करना है उनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। मतलब ये बताइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ ज्यादा हीट फ्लो करेगी या 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 की तरफ? टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा Yes, है, sir. तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा हीट का फ्लो उतना ज्यादा, तो वर्क डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, हीट डिपेंड करती है Change in temperature. कन्वर्सली
हम सिस्टम का टेम्परेचर चेंज किए बगैर भी उसके ऊपर वर्क डन कर सकते हैं, यानी वर्क डन डजंट रिक्वायर अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन, चाहे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो ना हो वर्क डन हो सकता है। बताइए केमिस्ट्री में आप लोगों ने इस प्रोसेस का नाम सुना है आइसोथर्मल प्रोसेस? नहीं, चलिए मैं डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, लेट इट बी। क्या ये पॉसिबल है कि एक सिस्टम वर्क कर रहा हो लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज ना हो? एक सिस्टम पे वर्क डन किया, एक सिस्टम को हीट भी दे रहे हैं, सिस्टम से वर्क करवा रहे हैं, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इम्पॉसिबल है। ये तो आप लोगों ने बार बार किया हुआ है, डेली लाइफ में बार बार देखा हुआ है। अब जरा इसकी लॉजिक को देखें, मैंने सिस्टम को हीट दी, हीट देने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन मैं बगैर किसी एग्जांपल के बताऊं, जितनी हीट दी अगर सिस्टम ने उतना वर्क कर लिया तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं नहीं मैंने सिस्टम को 10 जूल हीट दी, सिस्टम ने 10 जूल वर्क भी कर डाला, अब बताओ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ से ताकि आप लोग पिक कर जाओ। ये बताओ कि जब मैं वाटर को कंटिन्यूसली बॉइलिंग पॉइंट पे हीट अप कर रहा हूं तो उसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं तो हीट दे रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. मैं पानी को हीट दे रहा हूं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो बताओ क्या हो रहा है? बॉन्ड तोड़ने के लिए वर्क डन हो रहा है। मैंने जितनी भी हीट दी वो सारी बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो रही है। सबूत आ गया है Yes, sir. कि मैंने हीट दी, सिस्टम ने इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। साबित हो गया कि टेम्परेचर चेंज हुए बगैर भी वर्क डन हो सकता है। समझ आई कि नहीं? Yes, sir. तो ये डेली लाइफ की एग्जांपल थी। चाय बनाते हैं ना आप लोग डेली, मैंने कहा था चाय बनती है, आप लोग चाय पीते हैं, लेकिन उसके अंदर फिजिक्स आप लोगों ने कभी नहीं देखी। ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर से भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट एक्सट्रैक्ट करते रहे लेकिन उसका टेम्परेचर कम नहीं होता क्योंकि वो फेज चेंज में यूज हो जाती है। एनीवेज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे वर्क इंडिपेंडेंट है डेल्टा टी के, उसी तरह हीट भी इंडिपेंडेंट है किस से? डेल्टा हुई से। अब ये बताइए कि मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ऐसा पॉसिबल है? कैसे? मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं, वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा। बहुत आसान है। मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर कुकर वॉल्यूम फिक्स है। Yes, sir. अब आप हीट देते रहो ना तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? No, sir. तो वॉल्यूम में चेंज लाए बगैर हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। समझ आई कि नहीं आई? ये तरीके सिखा रहा हूं कि कैसे वर्क हीट में या हीट वर्क में या वर्क इंटरनल एनर्जी में या हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही है या इंटरनल एनर्जी वर्क में जाता चला जा रहा है। तो ये सारे रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है ना? तो ये हुई डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड हीट कि ये म्यूचुअली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है। एक चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ आ गई बात? Yes, sir. बाकी ये कि दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं ये भी तो जानता हूं अगर मैं वर्क डन करूंगा तो वो हीट में कन्वर्ट होगा, या हीट दूंगा सिस्टम को तो वो वर्क डन कर पाएगा। तो फिर ये भी तो जानना पड़ेगा कि मैं कितना वर्क डन करूं तो कितनी हीट पैदा होगी, या कितनी हीट दूं तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, यही डिस्कशन जो थी, यही थिंकिंग जो थी साइंटिस्ट को एक नए टॉपिक की तरफ लेके गई, और वो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट। अब डिस्टिंक्शन तो हो गई लेकिन रिलेशनशिप फाइंड करना। रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो आपके पास काविश है वो
रोडोल्फ क्लॉजियस की है। और दूसरी जो इसमें कोशिश की वो जोलने की। ये बात पहले रोडोल्फ क्लॉजियस ने नोट की कि जब भी गन मेटल की बोरिंग होती है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। बोरिंग ऑफ गन मेटल लीड्स टू emission ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो हीट एमिट हो रही है, this heat emission is directly proportional to work done against friction, and this heat emission is independent of mass of metal being bored। अच्छा, ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने ये नोटिस किया कि जब गन मेटल की बोरिंग हो रही होती है, जानते हैं बोरिंग किसे कहते हैं? गन मेटल में होल ड्रिल कर रहे हैं आप, उसकी फॉर एग्जांपल बैरल बना रहे हैं। बंदूक की नली बनती है तो अंदर से तो खाली होती है। यस सर। आप मैगजीन जहाँ पे डालते हैं वो जगह तो खाली होती है। अब इसको शेप देना है गन मेटल को, तो उसकी बोरिंग करेंगे, उसमें होल्स ड्रिल करेंगे। जब उसमें होल्स ड्रिल कर रहे हैं, उसकी बोरिंग कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एमिट हो रही है। फिर उन्होंने नोटिस किया कि ये जो हीट का एमिशन है, नंबर 1, ये किसके प्रोपोर्शनल है? कि फ्रैक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हो रहा है। डेफिनेटली देखो, आप लोगों ने बोरिंग मशीन देखी है, ड्रिल मशीन, आगे नोजल लगी और ड्रिल मशीन, और वो आप दीवार में होल करते यस हो। सर। तो अब ड्रिल मशीन क्यों हीटअप हो जाती है? फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। तो उन्होंने ये बात नोटिस की कि जितना फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन ज्यादा होगा, इमिशन ऑफ हीट भी उतना ज्यादा होगी। वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आप कितने मास की बोरिंग कर रहे हैं। समझ आई कि नहीं आई? यस सर। जब फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ हीट भी ज्यादा। मिसाल क्या है इसकी, आप 1 किलो सोडियम ले लें और आप 1 किलो लेड ले लें। अब सोडियम आप लोग जानते हैं मेटल है, सॉफ्ट है, लेकिन लेड उसकी डेंसिटी बड़ी ज्यादा और बड़ा हार्ड होता है। अब आयरन ले लें चलें उसके मुकाबले में। अब आप सोडियम का एक क्यूब ले लें, उसके अंदर होल ड्रिल करें, ड्रिल मशीन की भी जरूरत नहीं है, सीधा नाइफ लेके कर दो, पेंसिल लेके कर लो, इतना सॉफ्ट है, ठीक है। यस सर। अब वहां पे तो फ्रैक्शन कम है। क्या 1 किलोग्राम आप सोडियम की बोरिंग करें, 1 किलोग्राम आप किसी मेटल की आयरन की बोरिंग करें, तो क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नो होगी? सर। मास तो दोनों का सेम है ना। यस सर। तो अब हीट एमिशन किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कितना हुआ। क्योंकि उधर जब आप मेटल लेते हैं तो उसमें मतलब आयरन लेते हैं, उसमें फ्रैक्शन ज्यादा है, लेड लेते हैं फ्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन सोडियम लेते हैं फ्रैक्शन कम। सोडियम छोड़ो यार, ऐसा करो, किधर है वो डस्टर हमारा, ये लो 1 किलो इसे ले लो। ये 1 किलो लेके अगर आप इसकी बोरिंग शुरू कर दें तो ये तो बड़ा सॉफ्ट है। यस सर। फ्रैक्शन वर्क डन तो आप करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन बहुत कम। इसीलिए बहुत कम हीट रिलीज हो जाएगी। समझ आई कि नहीं? Yes, sir. इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।